नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा 24/7 पर। एक बार फिर से सुबह के 10 बज चुके हैं। नवदीप सर आपके साथ लाइव हैं और विश्व भूगोल की इस सीरीज में आज हम जानने वाले हैं बहुत सारे प्रश्नों को। तो सोनिका, रुचि, रूपम, क्षितिज, अमन, सभी को बहुत प्यारा सुप्रभात, उत्कर्ष। और मेरे दोस्तों, एक बार जल्दी से सेशन को कर दो शेयर, और जैसे जैसे सेशन को शेयर करते जाओगे ना, वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। हमारा मनोबल जब यहां से बढ़ करके ना यहां पहुंच जाता है तो फिर उसके बाद पिटारा खुल जाता है जीएस का। ऐसी जबरदस्त जबरदस्त चीजें बताते हैं कि मजा आ जाता है आप लोगों को, और वही आज करना है। विश्व भूगोल की इस सीरीज में जैसा कि हम लोग 2 दिनों से आपके साथ अच्छे से नहीं जुड़ पाए थे, उसके पीछे कारण भी आप जानते हो। हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करेंगे, लेकिन चलो शुरू करते हैं आज के सेशन को। और जानना ये कि कितनी महत्वपूर्ण चीजें आज के इस सेशन में इस प्रश्नों के माध्यम से हम लोगों ने रखी हुई हैं। तो बिल्कुल हम मौजूद हैं यहां पर लाइव, और शुरू करते हैं आज के इस सेशन को जो है विश्व जियोग्राफी के ऊपर। तो प्रियांशु, उत्कर्ष, अभिषेक, ब्यूटी नेचर, अमर और शालिनी, सुप्रिया, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और शुरू करते हैं आज के सेशन को। पर उसके पहले मैं आपको यह बता दूं कि जीवन के सब दुख अगर हरने हैं तो अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लो। देखो, एंड्रॉइड की बात करते हैं हम, तो इस एंड्रॉइड फोन पर भी आपको ऐप मिलेगा, और एंड्रॉइड फोन के अलावा अगर आप आईफोन की बात करते हो तो आईफोन पर भी आपको यह ऐप मिल जाएगा। अब हम ऐप के बारे में काहे आप लोगों से इतना ज्यादा फोर्स करके बात किया करते हैं? देखो, हमारी बात ध्यान से सुन लो। सबसे जरूरी है जीवन का कंटक हल करना, और वो कंटक और कुछ नहीं, करंट अफेयर्स है ना। ये करंट अफेयर्स जो जीवन का कंटक है, इस करंट अफेयर्स को आप लोग कॉपी बना लीजिए। मैं डेली चिल्लाता हूं जब जब सेशन लेता हूं कि भैया एक कॉपी बनाओ, यहां लिख लो, यहां लिखो 23 जनवरी, यहां लिखो 24 जनवरी, और ये 23 जनवरी 24 जनवरी लिखने के बाद यहां एक एक लाइन का करंट अफेयर्स ऐसे लिख लिया करो। अगर आप नहीं लिखोगे ना करंट अफेयर्स यहां पर, तो हर संडे को रिवाइज क्या करोगे? और अगर हर संडे को रिवाइज ना किया तो करंट अफेयर्स ऐसी चीज है एकदम बेवफा, 100% बेवफा है करंट अफेयर्स। ऐसे छोड़ के भग जाता है लड़कों को, यूं पता ही नहीं चलता यार करंट अफेयर्स कहां से रह गया। और मैं बताऊं सीधे सीधे कौन कौन सी चीजें। एक तो अवार्ड, दूसरा ऑनर, है ना। अवार्ड हो गया, ऑनर हो गया। अवार्ड ऑनर के अलावा फिर इसके अलावा स्कीम, ठीक है, इसके अलावा नोबेल प्राइज। ये तो एसएससी का फेवरेट है। किसी को कोई सम्मान मिला, किसी कोई पुरस्कार, किसी कोई योजना लॉन्च हुई, चाहे स्टेट में हो चाहे से केंद्र में हो, चाहे नोबेल प्राइज किसी को मिल गया हो, कौनो अधिकार मिल गया होगा, तो बस वो पुरस्कार, वो अधिकार, वो सम्मान, सब एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन बन जाते हैं। अब करंट अफेयर्स ऐसे ही लिख करके सबसे बढ़िया तरीके से याद किया जा सकता है, और उसी के ऊपर देना फिर डेली की क्विज। तो देखो, सबसे पहले कंटक को हल करो, और उसके बाद प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो, चाहे जीएस हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, सब अड्डा 24/7 के ऐप पे मिलेगा। और मैगजीन और पावर कैप्सूल तो समझ लो सोने पे सुहागा है, दोनों हाथों में सजा के इसे थाली आपके हाथ में दे रहे हैं, तो ये जरूरी है, ठीक है जानना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ करके जानना शुरू करते हैं हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को, और वो महत्वपूर्ण चीज क्या होने वाली है दोस्तों? पहला प्रश्न, बताओ जल्दी, अक्षांश और देशांतर दोनों ध्रुवों से गुजरते हैं, भूमध्य रेखा के समानांतर चलते हैं, एक दूसरे के समानांतर चलते हैं, कि एक दूसरे के लंबवत चलते हैं? बताओ जल्दी। अक्षांश और देशांतर जो हैं वो एक दूसरे के समानांतर हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं, भूमध्य रेखा के समानांतर है, कि ध्रुवों से गुजरते हैं? बताओ। पास थ्रू पोल्स, रन पैरेलल टू द इक्वेटर, रन पैरेलल टू ईच अदर, और इसके अलावा रन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब अक्षांश और देशांतर रेखाएं आप लोगों ने देखा होगा, देखा था कि नहीं देखा था? अक्षांश और देशांतर रेखाएं ऐसे होती है पृथ्वी, ये होते हैं ध्रुव। अब ध्रुवों से ध्रुवों को मिलाने वाली एक मानक रेखा जो हमने सिर्फ मान रखी है, ये तो हो जाती है देशांतर। और एक पृथ्वी को 2 हिस्सों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने वाली एक और रेखा हो जाती है जिसको हमने मान रखा है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है भूमध्य रेखा। अब बताओ, ये भूमध्य रेखा और ये देशांतर रेखा, ये एक दूसरे के समानांतर हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के पैरेलल टू द इक्वेटर, पास थ्रू द पोल्स। कहां से? क्या होगा इसका सही आंसर? बताओ जल्दी। अब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, क्या कर रहे हो? हैं एक तो, हाँ,
एक तो आधे लोग आते हैं तो यहां पता नहीं उनका समझ में नहीं आता, आंसर भी कर रहे हैं ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी सुन रहे हैं ठीक है, बावजूद उसके गलत कैसे कर सकते हो? पाप लगेगा, पाप, इतना बड़ा पाप लगेगा, पक्का देख लेना। अरे भैया परपेंडिकुलर ना हुए एक दूसरे के। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे देखो इसको, ये लाइन है, ये लैटिट्यूड है जिनको कहते हैं हम लोग अक्षांश रेखाएं, है ना, और ये लॉन्गिट्यूड है जिनको हम लोग कहते हैं देशांतर रेखाएं। अब एक बात बताओ, ये अक्षांश और देशांतर जो है, ये अगर आप ऐसे देखोगे तो एक दूसरे के लंबवत नहीं है, हैं? ये देखो, ये ऐसे काट रही है और ये सीधे सीधे 90 डिग्री कोण बन रहा है। अब देखिए ये जो 90 डिग्री कोण बन रहा है, इसके बारे में एक चीज तो ध्यान रख लेना, मैं बता रहा हूं, नोट कर लो, दिमाग में छाप लो। वो ये कि ये जो डब्बे बनते हैं ना ऐसे यूं, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं ग्रिड, याद रखिए। और ये दो अक्षांश रेखाओं के बीच की ये वाली जो दूरी होती है ना, इसको क्या कहते हैं? इसको याद रखिएगा, इसको कहते हैं जोन, ठीक है। और ये जो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है ना, ये वाली, इसको क्या कहते हैं? तो ये भी याद रखिएगा, इसको कहते हैं गोरे, ठीक है, याद रहेगा, बहुत अच्छे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सही? डी। अच्छा ये बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? माने इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? 66 डिग्री 33 अंश नॉर्थ लैटिट्यूड आर्कटिक सर्कल है, 180 डिग्री ईस्ट 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड इंटरनेशनल डेट लाइन है ना? ये बताओ 23 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, या 0 डिग्री ईस्ट और 0 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड इक्वेटर है? बताओ जल्दी से फटाफट, क्या सही हो जाएगा इसका? गलत उत्तर मत देना, मेहनत करो। और देखो, अगर जियोग्राफी ढंग से पढ़नी है ना, तो एक बार जल्दी से ये YouTube पर डाल देना, हमारा नाम तो जानते हो ना, नवदीप सर, नवदीप सर जियोग्राफी सीरीज, इतना सर्च कर लो, इतना सर्च कर दोगे ना तो आपको पूरा का पूरा एक सीरीज मिल जाएगी, और उस सीरीज के माध्यम से आप जियोग्राफी कर सकते हो बहुत बढ़िया क्लियर। चलो, और सेशन को शेयर करो यार, थोड़ा ऐसे मजा नहीं आ रहा, जल्दी से फटाफट, ठीक। तो अब देखो यहां पे 66 डिग्री, अब हम जब बात करते हैं ना, यहां देखना इस पे, यही आपको समझाना चाह रहे थे। ये देखिए, इसको हम 0 डिग्री पर बात करते हैं तो 0 डिग्री पर यह कहलाती है इक्वेटर। लेकिन एक बात बताओ, ये इक्वेटर या जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, ये भूमध्य रेखा देशांतर रेखा है कि अक्षांश रेखा है? तो ये अक्षांश रेखा ना हुई, ये अक्षांश रेखा है और ये देशांतर रेखा है। अब एक बात बताइए, अगर देशांतर रेखाएं ध्रुवों से ध्रुवों को मिलाती हैं और अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो अलग हिस्सों में, जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो अलग हिस्सों में बांटती है, और ये क्यों है बताऊं मैं आपको। यहां है केंद्र पृथ्वी का, और पृथ्वी के केंद्र से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे 1 2 3 4 और ये लेकर के कहां तक है 90 तक। तो ये जो 90 टोटल हमारी इमेजिनरी लाइंस है, जो मानक रेखाएं जो हमने सिर्फ मान रखी हैं, वही अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड कहलाती है इक्वेटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो भैया ये देशांतर नहीं, अगर यहां अक्षांश लिखा होता तो ये सही होता, अब ये सही है नहीं, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है ना? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा डी। कह रहे हैं सर आ गए घूम के, हाँ बिल्कुल आ गए, इसीलिए कहते हैं मेहनत करो, तुम लोगों को भी घुमाया जाएगा, हैं? सिलेक्शन इलेक्शन लो सीजीएल में। चलो अगली चर्चा, ये बताओ किसी स्थान का अक्षांश किसके समान होता है ना? मैक्सिमम एल्टीट्यूड अटेन्ड बाय द सन एट नून, एल्टीट्यूड ऑफ द सेलेस्टियल पोल, एंगल बिटवीन द होराइजन एंड इक्वेटर, ज़ेनिथ डिस्टेंस ऑफ द फुल मून व्हेन ऑन द मेरिडियन, दोपहर में सूर्य के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, आकाशीय ध्रुव की ऊंचाई, क्षितिज और भूमध्य रेखा के बीच का कोण, या मेरिडियन पर पूर्णिमा की चरम दूरी। अब बताओ जल्दी से, कठिन कठिन प्रश्न है, लेकिन मेहनत करोगे तभी जाकर के हल होंगे ये। और ये सभी एसएससी एग्जाम के लिए है ना, तो आने वाले समय में आपके एसएससी एग्जाम में इस तरह के पूछे जाते हैं। जल्दी से बताओ। चलो
जल्दी से बताओ फटाफट से दोस्तों, क्या होगा इसका सही उत्तर? दोपहर में सूर्य द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्या होने वाला है? कह रहे हैं कि यार ये कठिन है क्या? हाँ, ये तो कठिन होने वाला है। ऐसा है, ऐसा है। देखो, मेरिडियन पर पूर्णिमा की चरम दूरी जो होती है ना, उसके बराबर होता है किसी स्थान का अक्षांश, जेनिथ डिस्टेंस ऑफ द फुल मून व्हेन ऑन द मेरिडियन। तो देखो होता क्या है मेरे कहने का मतलब कि जैसे ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी की प्राइम मेरिडियन एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ये कहती है प्रधान यामोत्तर रेखा। अब प्रधान यामोत्तर रेखा पर पूर्णिमा का चांद जितनी दूर होगा, किसी स्थान का अक्षांश उतने ही दूरी पर होता है और ये समान होता है, इसलिए याद रखिए इसको। अच्छा, तीसरी चीज, यहां पर एक और क्वेश्चन पूछूं, पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे बड़ा भाग किसका है? पृथ्वी का कुल आयतन मतलब पृथ्वी जैसे है हमारी, ठीक है। अब इस पृथ्वी में सबसे पहले ऊपरी भाग, फिर उसके बाद अंदरूनी भाग और फिर और अंदरूनी भाग। तो ये वाला भाग क्या कहलाता है? ये वाला भाग कहलाता है क्रस्ट, जिसे हम कहते हैं भूपर्पटी। फिर उसके नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? इसको कहते हैं हम लोग मेंटल, और मेंटल को हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा, मेंटल को हम लोग कहते हैं हिंदी में भी मेंटल, और जो कोर होता है इसे हिंदी में कहा जाता है कोर। इसे कई बार ना कोर की जगह अंतरम भी कह देते हैं, परंतु याद रखिएगा कोर कहते हैं इसे। अब क्रस्ट, मेंटल और कोर में सबसे ज्यादा आयतन, सबसे ज्यादा वॉल्यूम किस में होता है? जल्दी से बताओ, सबसे ज्यादा आयतन और सबसे ज्यादा वॉल्यूम किस में होता है? कह रहे हैं सर खतरनाक क्वेश्चन होते हैं, अनुसुईया कह रही हैं। हाँ, खतरनाक नहीं होंगे तो आपकी परीक्षा में जब खतरनाक आएंगे तो फिर आप हमको ना कहोगे कि सर या आपने क्या ही पढ़ाया था सरल सरल। परीक्षा में तो अच्छे खतरनाक खतरनाक क्वेश्चंस आते हैं। सरल पढ़ने की आदत मत डालिए जीवन में, जीवन में कुछ भी सरल नहीं होता। अगर सरल मेहनत की तो वो सरल मेहनत आपको हल्का बना देगी। मेहनत हमेशा कठिनाई के दौर से गुजर कर होनी चाहिए। इतनी कठिनाई कि पैर में कांटे भी लगे हो तब भी मेहनत चलती ही रहे और पांव चलते ही रहे, तभी जाकर के पेपर क्वालिफाई होते हैं। ये तो मैं सिर्फ एक उपमा दे रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे बड़ा भाग, ये डी गलत लिखा हुआ है, याद रखिएगा। यहां पर अगर पृथ्वी के कुल आयतन की बात करते हो ना, तो पृथ्वी का जो आयतन है वो आपको मेंटल पर ज्यादा मिलेगा। जो मेंटल वाला हिस्सा है, मेंटल वाले हिस्से में पृथ्वी का लगभग अच्छा खासा आयतन, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं कि एक तो होता है सियाल, एक तो होता है सीमा। तो सिलिका और एल्यूमिनियम, फिर सिलिका और मैग्नीशियम, तो ये आपको आयतन ज्यादा देगा, ठीक है ना। याद रखिए डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो अगर आपसे डेंसिटी पूछी जाए, जब आपको ये शब्द पूछा जाएगा डेंसिटी, तो याद रखिएगा घनत्व सबसे ज्यादा किसका होगा? घनत्व सबसे ज्यादा होगा कोर का। कोर का घनत्व सबसे ज्यादा होगा। अच्छा ये बताओ, भूमध्य रेखीय परिधि ध्रुवीय परिधि से लगभग कितनी बड़ी है? ठीक है भाई, नमस्कार जी सभी को एक बार फिर से। रुचि, हमने कहा है ना आपको कि अगर थ्योरी करनी है तो एक बार नवदीप सर फुल जियोग्राफी सीरीज सर्च कर लो, अड्डा 24/7 पे पूरा पढ़ाया है, यही चीजें पढ़ाई हुई हैं, एक बार वहां से पढ़ के तो आओ, है ना। मतलब यार एक बात बताओ, ऐसा कैसे? मैं बोल रहा हूं कि भाई इस वाले हांडी में रखा है चावल, इस वाले हांडी में रखी है दाल, और एक काम करो, अभी मैं तुमको दाल परोस रहा हूं, तुम भी चावल उधर से ले लो, लेकिन बावजूद इसके नहीं सर, चावल दाल परोस के बढ़िया सान के दो। ऐसा कैसे चलेगा बाबा, ये बताओ। जब आपको अपनी तरफ से मेहनत नहीं करनी तो हम क्या करें फिर उसमें, और कितना करें ये बताओ, कितनी मेहनत करें फिर? हम कह रहे हैं कि समय आपका बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम टाइम पास ही करना होता तो हम टाइम पास कर लेते हैं ऐसे ही आके। भूमध्य रेखीय परिधि ध्रुवीय परिधि से लगभग कितनी बड़ी है? तो याद रखिएगा कि ये भूमध्य रेखीय परिधि ध्रुवीय परिधि से लगभग याद रखो कि लगभग 68 किलोमीटर का अंतर। वैसे 68 किलोमीटर अंतर के हम लोग बात करते हैं। अब देखो पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी की बात करो तो पृथ्वी भूमध्य रेखा पर यहां, भूमध्य रेखा पर यहां गोल है, लेकिन जब ये ध्रुवों पर पहुंचती है तो ध्रुवों पर चपटी है। अभी ध्रुवों पर चपटी है, इसलिए आप देखोगे पृथ्वी की जो परिधि है वो लगभग 40,000 किलोमीटर की आपको मिलेगी। लेकिन उसमें अगर ऐसे बात करते हो तो 40,000 किलोमीटर है, लेकिन ऐसे बात करोगे तो 68 किलोमीटर कम है। ऐसे ही जैसे हम व्यास की बात करते हैं तो पृथ्वी का व्यास देखो, ये वाला जो व्यास है ना, ध्रुवीय व्यास, ये मिलेगा 12,714 किलोमीटर, और ये जो पोलर डायमीटर है वो 12,714 किलोमीटर है। जो इक्वेटर डायमीटर है ये है 12,756 किलोमीटर।
अगर यहां भूमध्य रेखा से यहां इक्वेटर टू मापें तो 12,756 किलोमीटर है। और अगर हम बात करते हैं ऊपर से लेकर के नीचे तक की ध्रुवों की मिलाने की, यानी पोल टू पोल मिलाने की, तो 12,714। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 42 किलोमीटर का। यानी कि यह भी आपको एक अंतर समझना है, व्यास में भी अंतर है, समझे ना आप? तो 68 किलोमीटर हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब चलो ये बताओ जल्दी से, किसी भी ध्रुव से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी होती है? किसी भी ध्रुव से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी होती है? जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ, किसी भी ध्रुव से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी होती है? अच्छा देखो, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखो थोड़ा ध्यान देना, जैसे मैंने कहा ध्रुव से भूमध्य रेखा की दूरी, तो ये याद रखो कि ये भूमध्य रेखा है और ये है ध्रुव। और अब यहां अगर आप बात करते हो 1, 2, 3, तो अक्ष से अंश बताता है ना, तो यहां अक्ष से अंश देखा तो 1 डिग्री, तो यहां अक्ष से अंश देखोगे तो कितना मिलेगा? यहां अक्ष से अंश मिलेगा 90 डिग्री। यानी कि टोटल इस क्षेत्र में 90 अक्षांश रेखाएं हैं। और किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं, यानी ये 90 जो लैटिट्यूड्स हैं, इन लैटिट्यूड्स में से दो लैटिट्यूड के बीच की दूरी कितनी हो? इससे 111 किलोमीटर। तो 9 से भला मल्टीप्लाई करके देखो 111 किलोमीटर को, कितना आएगा आपको, है ना? किसी भी ध्रुव से भूमध्य रेखा की जो दूरी होगी, वो किसी भी ध्रुव से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी होगी? तो आप यहां पर ये आंसर मत देखो यार, पता नहीं कौन सेट किया है इस तरह से, ये आंसर मत देखो, आप 111 किलोमीटर गुणे 90 करके देखो, आपको मिलेगी कि वो दूरी कितनी है। तो लगभग कितनी मिलेगी आपको? लगभग 10,002 किलोमीटर के आसपास ये मिलना चाहिए, है ना? लगभग इतना ही मिलना चाहिए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे चल करके एक और प्रश्न हम लोग करेंगे, जल्दी से बताओ, 21 जून को उत्तरी ध्रुव पर किस दिन का प्रकाश देखा जाता है? 21 जून को द डे लाइट इज सीन एट द नॉर्थ पोल फॉर, मैं कह रहा हूं कि 21 जून जब आती है, ये देखिए 21 जून को अगर आप देखो कि ये सूर्य है, तो सूर्य से पृथ्वी कुछ इस तरीके से होती है, यानी सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही होती हैं 23.5 डिग्री पर। 23.5 डिग्री मतलब कहने का ये कि ये जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला क्षेत्र है, जिसे हम लोग कहते हैं कर्क रेखा वाला क्षेत्र, इस कर्क रेखा वाले क्षेत्र पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही होती हैं। तो अगर कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी ना, तो स्वाभाविक सी बात है कर्क रेखा पर पड़ने वाली सूर्य की सीधी किरणें इस वाले क्षेत्र में तो दिन ही रखेंगी। और ये याद रखिएगा कि जब जब 21 जून होती है तो उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे प्रकाश रहेगा। मतलब ये देखिए ना, यहां पर भी सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी, जबकि यहां सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ेंगी, तो ये वाले क्षेत्र में अंधेरा रहेगा। ये याद रखिए, यहां पर अंधेरा रहेगा और ऊपर वाले क्षेत्र में उजाला रहेगा, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें ऊपर वाले, है ना, ऊपर वाले क्षेत्र में पड़ेंगी जरूर। तो याद रखिएगा। चलिए अब एक बात बताइए, पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान पर प्राप्त सूर्य ताप की मात्रा किस बात पर निर्भर करती है? The amount of insolation received at a place on the surface of Earth depends upon, किस पे डिपेंड करती है? इसके क्लाइमेट पे, इसके लैटिट्यूड पे, इसके लॉन्गिट्यूड पे, या बोथ ए एंड बी? अब बताइए जल्दी से। हाँ, प्रश्न तो कठिन है, ऐसे सरल सरल प्रश्न करवा करके नहीं हो पाएगा। चलो फटाफट उत्तर दीजिए। हाँ, जल्दी आंसर करो। पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान पर प्राप्त सूर्य ताप की मात्रा किस बात पर निर्भर करती है? जलवायु, अक्षांश, देशांतर, या ए और बी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नमस्कार जी एक बार सभी को। दोनों पर निर्भर करती है। याद रखिए, इसके ए और बी, इसकी जलवायु और इसके अक्षांश दोनों पर निर्भर करेगी सूर्य ताप की जो मात्रा है। वैसे तो मैं बताऊं, सीधे सीधे जो निर्भर करती, सीधे सीधे अक्षांश रेखाओं पर निर्भर करती है, पर
जलवायु जो होती है, जलवायु किसी स्थान की गर्म है, किसी स्थान की ठंडी है, तो ठंडी स्थानों पर उतना ज्यादा सूर्य का ताप नहीं होगा, लेकिन गर्म स्थानों पर बहुत ज्यादा इंसोलेशन होता है। बताओ, यदि कोई स्थान 20 डिग्री नॉर्थ 80 डिग्री ईस्ट पर स्थित है तो निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पर होगा? ऐसे प्रश्न यार, कठिन कठिन प्रश्न, ये मत करो, ये आपके एसएससी एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा, सहायक ग्रेड की। अच्छा ये बताओ, पृथ्वी की सतह पर खींचा जा सकने वाला सबसे बड़ा वृत्त किससे होकर के गुजरेगा? द लॉन्गेस्ट सर्कल विच कैन बी ड्रॉन ऑन अर्थ सरफेस पासेस थ्रू। बताइए जल्दी से। द लॉन्गेस्ट सर्कल विच कैन बी ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस पासेस थ्रू। असिस्टेंट ग्रेड 1993 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताओ किससे होकर के गुजरेगा? लॉन्गेस्ट सर्कल मतलब सबसे ज्यादा बड़ा जो सर्कल खींचा जा सकता है, कहां से होकर के गुजरेगा? जल्दी से बताओ, फटाफट इसका उत्तर दीजिए। कहां से होकर के गुजरेगा? इक्वेटर से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, आर्कटिक सर्कल से, या मकर रेखा से होकर के गुजरेगा? हाँ बहुत अच्छे। तो मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, तो आप लोग जानते हैं कि यार ये वाली दूरी तो पृथ्वी की कम है, ये वाली दूरी 12,714 किलोमीटर है, जबकि ये वाली दूरी सर्वाधिक है 12,756 किलोमीटर। यानी कि अगर आप पृथ्वी के सतह पर कोई वृत्त खींचना चाहते हो तो सबसे ज्यादा जगह आपको कहां मिलेगी? सबसे ज्यादा जगह आपको मिलेगी ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर। तो एक बात याद रखिएगा कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, भूमध्य रेखा पर एकदम सबसे ज्यादा जगह मिलेगी। ये ऐसे जानते हो, कोई कठिन प्रश्न नहीं है ये, बस ये घुमा के पूछा हुआ प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर अगर लंबा वृत्त खींचना है तो किससे होकर के गुजरेगा? तो स्वाभाविक सी बात है ना, यहां पर तो छोटा ही वृत्त होगा, यहां पर छोटा और होगा, यहां पे और छोटा होगा, यहां पे और छोटा होगा। अब ऐसे हो भी नहीं सकता क्योंकि ऐसे में तो छोटा ही पड़ रहा है, तो फिर सबसे ज्यादा कहां मिलेगा? जहां सबसे ज्यादा व्यास हो, और जहां सबसे ज्यादा व्यास है वहीं सबसे बड़ा वृत्त होगा। समझे आप? लॉजिक समझे? जहां सबसे बड़ा डायमीटर है वहीं पे ना सबसे बड़ा सर्कल होगा, जहां पे कम डायमीटर है वहां पे सर्कल ज्यादा बड़ा होने की बात ही नहीं होती। ऐसे लॉजिक लगाता है। तो ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज, जो उसकी भाषा है, उसकी भाषा उसको थोड़ा कठिन बनाती है। चलो अब ध्यान दो एक और प्रश्न के ऊपर। जापान को उगते सूरज का देश कहते हैं। बताओ, आपने सुना होगा जापान इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन बिकॉज सूर्य अस्त होते ही वहां उदय हो जाता है। जापान में सूर्य हमेशा पूरे दिन आकाश के पूर्वी भाग में रहता है। जापान विश्व का सबसे पूर्वी देश होने के कारण सूर्योदय सबसे पहले देखता है, या सूर्य की किरणें समुद्र के जल से परावर्तित होकर जापान में सूर्योदय को सुंदर बनाती हैं। हालांकि ये डी वाला जो पॉइंट है बिल्कुल ही वाहियात सा पॉइंट है, पर अब बताओ है ना कि सन राइजेस देयर एज सून एज इट सेट्स, सन ऑलवेज रिमेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्काई थ्रू आउट द डे इन जापान. Japan being the easternmost country in the world has the earliest sunrise, or the rays of the sun get reflected from the waters of the sea and make the sunrise beautiful in Japan. तो बताओ, हाँ फटाफट कह रहे हैं एमटीएस के लिए पढ़ूं क्या? बिल्कुल पढ़ो, एमटीएस के लिए पढ़ो, सीजीएल के लिए पढ़ो, सीपीओ के लिए पढ़ो, सीएचएसएल के लिए पढ़ो, सिलेक्शन पोस्ट के लिए पढ़ो, स्टेनोग्राफर के लिए पढ़ो। कभी रोका है किसी ने? पर ऐसे गलत गलत उत्तर दोगे तो मजा नहीं आएगा। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्त, है ना, बिना मेहनत के गुजारा है नहीं यहाँ, याद रखो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जापान को उगते सूरज का देश कहते हैं क्योंकि, ये याद रखिएगा कि जापान जो है उगते सूरज का देश इसलिए है क्योंकि जापान विश्व का सबसे पूर्वी देश है और इस कारण सूर्योदय सबसे पहले होता है। बहुत सरल है इसका आंसर, बहुत सरल है इसका आंसर, ठीक है ना। चलो बढ़िया, अब आगे चलते हैं। आगे चल करके बताओ निम्नलिखित में से कौन सी घटना पृथ्वी के गोलाकार आकार का प्रमाण देती है? बताओ, पृथ्वी का आकार गोल है, इसके प्रमाण आपको कैसे मिलते हैं? सूर्य ग्रहण की वजह से मिलते हैं, ठीक है, परिक्रमण की वजह से मिलते हैं, ये क्रांति नहीं, ये परिक्रमण है, परिक्रमण की वजह से मिलता है, चंद्र ग्रहण की वजह से मिलता है, या पृथ्वी के घूर्णन की वजह से मिलता है। इनमें से कौन सा ऐसा कार्य है जिसकी वजह से आपको पता लगता है कि पृथ्वी गोल है? इनमें से क्या ऐसा है जिसकी वजह से पता लगता है कि पृथ्वी गोल है? अब देखो दोस्तों, अब दोगे उत्तर आप लोग फटाफट से। जल्दी दीजिए उत्तर। हाँ बहुत सही। आप कठिन कठिन प्रश्न आने लगे ना, पहले देखो 400 लोग आ जाते थे सेशन में, आजकल 135 आ रहे हैं। उसके पीछे कारण ये है कि कठिन प्रश्न आने लगे हैं। तो चलो इसका सही उत्तर देख लेते हैं एक बार। इसका जो सही उत्तर है वो परिक्रमण है। और पृथ्वी मतलब पता कैसे चलता है? तो देख करके ही पता चला ना कि भैया ऐसे घूम रही है, ये देखिए, ठीक है।
गोलाकार आकार। चलो अब आगे चलते हैं। अगली चर्चा है, ये बताइए पृथ्वी के घूमने की गति कितनी है। देखो सब दिखता आपको ना, सिविल सर्विसेज वाले जो प्रश्न हम करवा दिए, 25 किलोमीटर प्रति सेकंड, 31 किलोमीटर प्रति सेकंड, 39.5 किलोमीटर प्रति सेकंड या 9.72 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब बताओ एक बार पृथ्वी के घूमने की गति क्या है, एक बार जल्दी से बताइए, पृथ्वी के घूमने की गति क्या है ना, स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, जल्दी से बताओ। हम हाँ जल्दी से बताइए, स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी के घूमने की गति क्या है। मैं ये नहीं कह रहा पृथ्वी कितनी तेजी से ऐसे घूमती है, क्योंकि पता है वो कहीं पर तेज होती है, कहीं पर धीरे होती है सूर्य के चारों तरफ जब घूमती है, लेकिन अपनी ही धुरी पर तो पृथ्वी काफी तेज घूमती है ना। ऐसा कहते हैं 27 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से घूमती है। ठीक, हाँ तो पृथ्वी के घूर्णन की गति। अच्छा देखो, पृथ्वी के घूर्णन की गति यहां पर जो आप देखोगे, आप पाओगे कि पृथ्वी का जो घूर्णन है, एक बात बताइए, अगर पृथ्वी ऐसे घूम रही है तो ये बताओ स्पीड कहां पर ज्यादा होगी, 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर स्पीड ज्यादा होगी या यहां 23.5 डिग्री, सॉरी 23.5 कह रहा हूं, 90 डिग्री, कहां चला गया, देखो 0 डिग्री और यहां पर 90 डिग्री। अब ये 0 डिग्री और 90 डिग्री में बताइए कहां पर गति ज्यादा होगी, गति ज्यादा कहां पर होगी, फटाफट आपको उत्तर देना है। और ये इसका उत्तर मैं यहां पर मिटाता हूं। ठीक, अब आप बताइए। हाँ, हम सरल प्रश्न लेके आएंगे, ऐसा मत सोचो कुछ नहीं आता आप लोगों से। ये थोड़ा कठिन प्रश्न डाल ही दिए गए हैं पीपीटी में, काहे कि ये आईएफएस के क्वेश्चन है। आईएफएस का मतलब सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन है, ये जो यूपीएससी पूछता है वो। पर कोई बड़ी बात नहीं है। कह रहे हैं कि सर जो 90 डिग्री है ना, वहां पर गति ज्यादा लगेगी आपको, और जो 0 डिग्री है वहां पर गति कम लगेगी। वाह, बहुत अच्छे, बहुत मेहनती हो आप लोग हैं। अब इतने मेहनती हो कि इसको ना आज तो हम होमवर्क देके छोड़ेंगे। अभी हमने 27 किलोमीटर प्रति घंटे का एक एग्जाम्पल दे करके आपको कुछ समझाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई बात नहीं, आज इसको आप होमवर्क के तौर पर लीजिए और जाइए अब पढ़िए। हाँ चलिए अब आगे चलते हैं। आगे चल करके आपके पास नया प्रश्न लेकर के आते हैं। जल्दी से बताओ, चंद्रमा की कक्षा में वह बिंदु जो पृथ्वी से सबसे दूर है और जिस पर चंद्रमा का वेग सबसे कम है, वह क्या कहलाता है? बताओ फटाफट से। एफिलियन कहलाता है। एपिहिलियन का मतलब होता है अपसौर, ठीक है, और पेरिहिलियन का मतलब होता है उपसौर। और ये उम्रा का मतलब, ये तो जो मून है, मून मतलब हमारा चंद्रमा, उस चंद्रमा की साइज के ऊपर बात होती है। और ये जो एपीजी है, एपीजी नहीं, इसको बोलते हैं एपोगी। एपोगी या कई बार इसको एपोजी भी कहा जाता है। दोनों ही शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, आप कह सकते हैं। जल्दी से बताओ अब क्या होगा सही उत्तर। हाँ फटाफट दीजिए। नहीं 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 नहीं, अरे ऐसा कुछ नहीं, यूपीएससी क्लियर कर लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे। ठीक है भाई, कुछ कुछ प्रश्न हैं, कुछ कुछ कठिन कठिन प्रश्न हैं, कभी कभी डाल देते हैं, इसलिए ताकि आप लोगों को ये पता चलता रहे कि मेहनत बहुत करनी बाकी है। तो जिंदगी में क्या सिर्फ सीएचएसएल और सीजीएल निकाल के रह जाना है? कलेक्टर नहीं बनना, कभी बनना तो है ना। हाँ तो उसके लिए भी तो करना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ, ऐसे थोड़ी मजा आएगा। बताइए। तो देखो, हाँ कह रहा है कि बैच में आप क्या पढ़ाएंगे? जियोग्राफी ही पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। देखो मैं बताता हूं आपको, जब हम पृथ्वी की बात करते हैं ना, तो पृथ्वी के चारों तरफ कुछ इस तरीके से चंद्रमा चक्कर काटता है। मान लो चंद्रमा यहाँ है, फिर चंद्रमा यहाँ है, फिर चंद्रमा यहाँ 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 ऐसे है। ये चंद्रमा ना पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे चक्कर काटता है। तो जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो उसे हम लोग कहते हैं अपसौर, और पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है तो उसे कहते हैं हम उपसौर। तो मतलब पास का मतलब पेरिहिलियन, ऐसे समझना। पास पेरिहिलियन, पीपी, पास मतलब नजदीक की बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसे ही जब सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर हो तो वो एफिलियन है, सबसे नजदीक हो तो पेरिहिलियन है। वैसे ही चंद्रमा जब पृथ्वी से सबसे दूर होगा तो एपोगी होगा, और जब पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा तो उसे पेरिगी कहेंगे। अब पेरिजी कहिए, पेरिगी कहिए, आपके ऊपर है, लेकिन पेरिजी, ठीक है। हाँ तो पेरिजी याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ करके एक और प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन
पृथ्वी के घूमने से उत्पन्न प्रभाव नहीं है। बताइए, पृथ्वी के घूमने का मतलब जब हम कह रहे हैं रोटेशन, रोटेशन का मतलब होता है घूमना यानी कि घूर्णन। अब पृथ्वी के घूर्णन की वजह से इनमें से क्या नहीं होता, दिन और रात का कारण बनता है। सभी खगोलीय पिंड जैसे सूर्य, चंद्रमा, ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। हवाएं अपनी दिशा बदलती हैं। यह ध्रुवों पर 6 महीने की अवधि के दिन और रात होते हैं। अब बताइए, इसमें से कौन सा पृथ्वी के घूमने से नहीं होता? ठीक है ना। इट कॉजेज डे एंड नाइट्स। All heavenly bodies like sun, moon, planets appear to move from east to west. Winds change their direction and poles have the days and night of 6 months of duration. अब बताओ जल्दी से। हाँ, चलो फटाफट अब उत्तर देना शुरू करो दोस्तों कि क्या होगा इसका सही उत्तर, कि कौन सा पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होने वाला प्रभाव नहीं है। चलो, पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होने वाला प्रभाव जो नहीं है उसके बारे में बताना है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा वह बता देता हूं आपको। सबसे पहले याद रखिएगा यहां पर कि इसका जो डी है ना, ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है, यह पृथ्वी के घूमने से नहीं होता। पृथ्वी अगर घूमती तो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात कैसे, एक दिन का दिन और फिर रात की रात होती। पर वो घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह फर्क पड़ता है 21 जून से लेकर के 22 दिसंबर तक पृथ्वी में कहां पर स्थिति बन रही है, सॉरी अपने मार्च से लेकर के सितंबर तक कहां स्थिति बन रही है और सितंबर से लेकर के मार्च तक कहां स्थिति बन रही है। देखो, सितंबर से लेकर के मार्च तक आप थोड़ा सा ये ध्यान रखो, यहां पर बस इतना याद रखना, सितंबर टू मार्च, सितंबर से लेकर के मार्च तक। इस वाले वीडियो में हम नीचे लिंक कमेंट करेंगे। एक वीडियो का हमारे YouTube पर है, वो 1 घंटे के आसपास का वीडियो है, जरूर देखिएगा। आपको पता चलेगा कि दिन और रात क्यों होते हैं। आपको पता चलेगा कि 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात सूर्य पर क्यों, वो पृथ्वी पर क्यों होते हैं, पोल्स पर। ये सब कुछ मैं आपको इस वाले वीडियो के नीचे एक लिंक कमेंट करके वो वीडियो दे दूंगा, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, सितंबर से लेकर के मार्च तक सूर्य की सीधी किरणें हमेशा दक्षिणी गोलार्ध पर पड़ती हैं, यानी नीचे वाले सदर्न हेमिस्फीयर पर। सदर्न हेमिस्फीयर पर अगर सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही हैं तो स्वाभाविक सी बात है उसके ध्रुव पर 6 महीने का दिन होगा। लेकिन वहीं ये तिरछी किरणें पड़ रही हैं उत्तरी ध्रुव पर, और उत्तरी ध्रुव पर तो किरणें पहुंच ही नहीं पाती, उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही हैं सीधी ये तिरछी किरणें, जिसकी वजह से पूरे उत्तरी गोलार्ध में ठंड होती है। और ठंड होने के साथ साथ उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। और उसके बाद फिर यही मार्च से सितंबर तक का जो महीना होता है, ये जो समय होता है, मार्च से सितंबर सूर्य की किरणें पड़ती हैं उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से सनरेज पड़ेंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ध्रुवों पर दिन होगा और बाकी सदन में रात होगी। तो 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात वाला सीन बनता है यहां पर। चलो अब बताओ, एल्बेडो तो हम आपसे पूछ चुके थे ऑलरेडी, है ना, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है साल भर 6 महीने के लिए, साल में 2 बार या साल में 1 बार। बताओ जल्दी से। है ना, भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है साल भर के लिए, 6 महीने के लिए, साल में 2 बार या साल में 1 बार। हाँ, कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, मैं आपको एक वीडियो अभी, मैं वीडियो एक लिंक में, वीडियो की लिंक जो होगी ना वो कमेंट में दे दूंगा। आप में से कितने लोग हैं जो इस वीडियो के खत्म होने के बाद इसका कमेंट चेक करेंगे? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो इस वीडियो के खत्म होने के बाद कमेंट में जाकर के लिंक चेक करेंगे? जल्दी से बताइए, फटाफट चेक करोगे ना? हाँ, जब चेक करोगे तो वहां पर आपको मिलेगा वह महान वीडियो, जिस महान वीडियो में मैंने समझाया है कि कैसे घूर्णन यानी रोटेशन और रोटेशन के अलावा कैसे परिक्रमण, परिक्रमण को हम लोग कहते हैं रिवोल्यूशन, ये घूमना और रिवोल्यूशन कैसे चेंजेस लाते हैं, कैसे लाते हैं परिवर्तन, ये मैंने बताया है वहां पर। मैं वीडियो खुद कमेंट करूंगा कमेंट सेक्शन में, आप लोग देखोगे ना, वादा करो कि देखोगे उस वीडियो को, उसे एक बार देख लोगे, 1 घंटे का वीडियो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि साल में 2 बार ही ऐसा होता है
कौन कौन सी डेट होती हैं? 22 या 23 मार्च और 22 या 23 सितंबर। यही दो ऐसी डेट हैं जिन डेट्स पर हाँ, यही दो ऐसी डेट हैं जिन डेट्स पर सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा पड़ता है। याद रहेगा? ठीक है, चलो मैं मजाक कर रहा था, महान बोल रहा था उस वीडियो को। ऐसा बताइए, देखो रेलवे में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। सिड्रल डे क्या होता है? सिड्रल डे या साइडेरियल डे क्या होता है? ये जल्दी से बताओ, सिड्रल डे या साइडेरियल डे क्या होता है? जिस दिन धूप की अवधि अधिकतम हो, जिस दिन धूप और अंधेरे की अवधि बराबर हो, वह समय जिसके दौरान पृथ्वी स्थित तारों के संबंध में धुरी पर एक पूर्ण चक्कर लगाए, या जिस दिन सूर्य भूमध्य रेखा से अपनी अधिकतम दूरी पर पहुंच जाए। सिड्रल डे क्या होता है? फटाफट बताओ। 21 जून को क्या होता है? 21 जून को मेरा बर्थडे नहीं होता है 21 जून को हम लोग कहते हैं विश्व योग दिवस, और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है। या यूं कह सकते हो कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए सबसे छोटी रात उत्तरी गोलार्ध में, सबसे बड़ी रात दक्षिणी गोलार्ध में, इसका मतलब सबसे छोटा दिन दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध का मतलब मैं कह रहा हूं आपसे सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है चलो बढ़िया, आगे चलते हैं दोस्तों। तो साइडेरियल डे क्या होता है, इसका याद रखिएगा, वह समय जिसके दौरान पृथ्वी स्थिर तारों के संबंध में अपनी धुरी पर पूर्ण चक्कर लगा। कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि द टाइम ड्यूरिंग विच द अर्थ मेक्स अ कंप्लीट रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन रिस्पेक्ट ऑफ द फिक्स्ड स्टार्स। तो फिक्स्ड स्टार्स के माध्यम से जब अपने एक्सिस पर पूरी तरीके से रोटेशन बनाती है पृथ्वी, तो उसे हम लोग कहते हैं, उसे हम कहते हैं साइडेरियल डे। और ये अंतिम प्रश्न आज करिए कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम किस महीने में होती है? जनवरी में, मार्च में, जून में कि सितंबर में? बताओ फटाफट, जल्दी से इसका उत्तर दे दीजिए कि पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी सबसे कम किस महीने में होती है? जनवरी में, मार्च में, जून में कि सितंबर में? तो इसका सही आंसर देना है जनवरी, मार्च, जून या सितंबर। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम किस महीने में होती है? जनवरी, मार्च, जून या सितंबर? सही उत्तर दीजिए फटाफट से। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम किस महीने में होगी? तो आप सभी लोगों को पता है कि पृथ्वी और सूर्य सबसे नजदीक होते हैं 3 जनवरी को, 14.7 करोड़ किलोमीटर दूर होते हैं एक दूसरे से। और अगर हम बात करते हैं 4 जुलाई की, तो पृथ्वी और सूर्य सबसे दूर होते हैं 15.2 करोड़ किलोमीटर होते हैं एक दूसरे से। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि ये 3 जनवरी को ही मैंने क्या कहा था? उपसौर। उपसौर कहने का मतलब मैंने कहा था कि ये है पेरिहीलियन, और अपसौर कहा था 4 जुलाई को, इसे कहते हैं एपिहीलियन। तो अब बताइए, ये आपको डेट कंफर्म हो गई? अब जल्दी से बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर दोस्तों ये देख सकते हो आप कि पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी सबसे कम किस महीने में होती है? तो याद रखिएगा जनवरी में होती है। अब दोस्तों आप लोग पूछते रहते हो ना कि सर कोई बैच आ रहा है क्या, सर कोई बैच आ रहा है क्या? देखो यहाँ पर बैच है, बिल्कुल है। कौन कौन से नए बैचेस आ रहे हैं वह भी मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ पर देख भी सकते हो। संपूर्ण की बात करें, संपूर्ण पूरा जीएस का फाउंडेशन बैच है। देखिए यहाँ साहिल सर हैं, मैं हूँ, आशुतोष सर हैं, पवन सर हैं और सुशांत सर हैं। ये आपको संपूर्ण जीएस पढ़ाएंगे, प्री और मेंस का। लक्ष्य बैच भी आपके सामने है, एसएससी का कंप्लीट फाउंडेशन है। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो 2023-24 में जो आने वाली परीक्षाएं सब 27 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। लक्ष्य पूरा कंप्लीट फाउंडेशन बैच है। और फाइनल सिलेक्शन का रिवीजन बैच जो है, फाइनल सिलेक्शन रिवीजन बैच टियर 2 मेंस के लिए 27 जनवरी 2023 से शुरू हो रहा है। तो अब दोस्तों ये जो टियर 2 का बैच है, ये जो लक्ष्य बैच है, जो संपूर्ण बैच है, इन सभी को अगर आप लेना चाहते हो अड्डा 24/7 वेबसाइट से, तो Y263 कोड लगाना मत भूलना। Y263 लगाओगे, Y263 लगाने पर आपको मिलेगा मैक्सिमम 77% का डिस्काउंट।
है ना। और देखो रिपब्लिक डे भी आने वाला है, तो दोस्तों रिपब्लिक डे की सेल भी आने वाली है, और जो रिपब्लिक डे की सेल है वो रिपब्लिक डे की सेल आपको मिलेगी अड्डा 24/7 पर जाओगे। अड्डा 24/7 पर जाने के बाद यहाँ इंडिया का सबसे लीडिंग, है ना, ये ऑल कोर्सेज में चले जाओ। ऑल कोर्सेज में जाने के बाद एसएससी में पहुंचो, और एसएससी देखो आप एसएससी महापैक अभी तो नहीं लेकिन आपको मिलेगी ज़रूर। तो एसएससी महापैक लेने के लिए जब यहाँ पहुंचोगे ना, 30,000 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, और सभी एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हो। बस बाय नाउ करते हुए यहाँ पे कूपन कोड लगा देना Y263। जैसे ही आप लगाओगे ना Y263, तो Y263 लगाते ही आपको ये 77% का डिस्काउंट देगा, और 12 महीने की वैलिडिटी आपको, चाहे कोई भी परीक्षा की तैयारी करो, ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इतनी मेहनत आपको करनी ज़रूरी है यहाँ पर, और मेहनत करते रहिए तभी काम बनेगा। ठीक है, मेहनत करते रहिए तभी काम बनेगा। कोड लगाइए Y263। चलिए आज विदा लेते हैं, फिर मुलाकात करेंगे आप सभी से। नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल।